नमस्कार दोस्तों, गिरी मिशन स्टडी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, हमने क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन का कुल 5 पार्ट अच्छे से पढ़ चुका है और उस चैप्टर में लगभग हमने सभी बातों को कवर किया है। जो शेष भाग रह रहे थे उस भागों को हमने इस वीडियो में मेंशन किया है और आज का जो मेरा वीडियो है, इस वीडियो में हम जानेंगे इस चैप्टर से जुड़ी कुछ मुख्य बातों को। तो अगर आपने पीछे के पूरे पार्ट को नहीं देखा है तो आप जाकर के पहले उन सभी पार्टों को देखिए। पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 5 तक मैंने बना रखा है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दें। तो गाइस, चलिए हम मुख्य बातों के ऊपर चलते हैं और सबसे पहले हम जानते हैं जो प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देखते हैं। ये चीज़ मैंने टॉपिक में भी मेंशन किया था, प्रकाश के बारे में आप सबको बताया था। अगली जो पॉइंट कहता है जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं, जो आपने पीछे पढ़ा भी होगा, टॉपिक में मैंने बताया भी है। अगली पॉइंट की मैं बात करूँ तो कहता है कुछ प्रकाश स्रोत प्राकृतिक और कुछ मानव निर्मित होते हैं। जैसे कि मैंने प्राकृतिक के उदाहरण दिए थे आपके, सूर्य, चंद्रमा, ये सारे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत हैं और मानव निर्मित में आ जाएगा आपका जलता हुआ बल्ब, मोमबत्ती, टॉर्च, ये सारे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत हैं। अगली पॉइंट की मैं बात करूं तो कहता है वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है अप्रदित वस्तुएं कहलाती है और जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है अप्रदित वस्तुएं कहलाती है। कहने का मतलब जिससे प्रकाश निकलता है वे प्रदीप्त कहलाएंगे और इसी को दीप्तिमान कहा जाता है और जिससे प्रकाश नहीं निकलते हैं वे अप्रदीप्त कहलाएंगे। प्रदीप्त की अगर मैं बात करूं तो आप ले सकते हैं यहाँ पर जलता हुआ बल्ब, जलती मोमबत्ती, टॉर्च और अप्रदीप्त में बात करूँ तो आप ले सकते हैं यहाँ पर टेबल, कुर्सी, बेंच, डेस्क। अगली पॉइंट की मैं बात करूं तो कहता है प्रकाश सरल रेखा में चलता है। इसके बाद आपको ध्यान में रखना है एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। उसके बाद आपको ध्यान में रखना है जो प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहा जाता है। यानी जो प्रकाश की किरण होती है ये समूह में होते हैं और इसी को हम लोग प्रकाश पुंज के नाम जानते हैं। किरण पुंज की अगर बात करूँ तो किरण पुंज मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, अपसारी किरण पुंज, समानांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। यानी कि प्रकाश जिससे आर पार हो जाएगा तो क्या कहलाएंगे? पारदर्शी पदार्थ। अगली अगर मैं पॉइंट की बात करूं तो कहता है वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने से होकर जाने नहीं देता है अपारदर्शी कहलाता है। इसकी अगर बेस्ट एग्जांपल की मैं बात करूं आप ले लीजिए दीवार प्रकाश को अपने से होकर के नहीं जाने देता, ये अपारदर्शी का उदाहरण है। और तीसरा पॉइंट कहता है प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के नाम से जानते हैं। और प्रकाश का परावर्तन चैप्टर जो होता है, इस चैप्टर के ऊपर हम जो है ना काफ़ी चर्चा कर चुके हैं और इसमें मैंने काफ़ी गहराई से पढ़ाया है, तो आप पहले प्लीज इस वीडियो को जरूर देखें। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। समतल दर्पण प्रकाश का एक अच्छा परावर्तक है। अब बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के गाइस 2 नियम होते हैं, आपको पता भी होगा। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। और दूसरा जो होता है वो होता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात हम कह सकते हैं I = R। अगली जो मुख्य बात आती है वो कहती है समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है। चीज आपको ध्यान में रखना होगा। और अगली पॉइंट की मैं बात करूं तो कहता है जिस बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। परिभाषा के तौर पर आप इसको ले सकते हैं। जो प्रतिबिंब क्या होता है, तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। 2 बातों का जिक्र हुआ यहाँ पर, आती हुई प्रतीत होती है और वास्तव में मिलती है नहीं। कहने का मतलब प्रतिबिंब के प्रकार भी 2 हो जाएंगे, एक हो जाएगी वास्तविक प्रतिबिंब और एक हो जाएगी अपनी आभासी प्रतिबिंब, जिसको आभासी को हम लोग काल्पनिक के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं अगली पॉइंट की। तो कहता है किसी बिंदु स्रोत से आती किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। कहने का मतलब जहां पर वास्तव में प्रकाश एक दूसरे से मिलन करती है उसको हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब के नाम से जानते हैं। और वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है ये वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है और पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं। अगली पॉइंट कहती है किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, यानी काल्पनिक प्रतिबिंब। और काल्पनिक प्रतिबिंब जो होती है ये वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है और इसे पर्दे पर प्राप्त
नहीं किया जा सकता। कुछ बातें हैं वास्तविक और कुछ बातें हैं काल्पनिक, याद रखना है। वास्तविक प्रतिबिंब को आप पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं और यह वस्तु के सापेक्ष हमेशा उल्टा होगा। काल्पनिक की अगर मैं बात करूं तो ये वस्तु के सापेक्ष हमेशा सीधा होगा और इसे पर्दे पर हम प्राप्त नहीं कर सकते। अगली पॉइंट कहती है कोई वस्तु समतल दर्पण से उतनी आगे होती है उसका प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है। अर्थात समतल दर्पण में वस्तु दूरी इक्वल टू प्रतिबिंब दूरी। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, वस्तु दूरी इक्वल टू प्रतिबिंब दूरी। अगला पॉइंट कहता है गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। गोलीय दर्पण एक खोखले गोले का भाग होता है। टॉपिक में मैंने मेंशन किया था और अच्छे से पढ़ाया था। ये तो संक्षेपण है जो मैंने आपको मुख्य बातें बता रहा हूँ। इस टॉपिक में अगर आपने ये सारी वीडियो नहीं देखी है पार्ट 1 से पार्ट 5 तक, तो आप इसको भी देख करके समझ सकते हैं इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है। कहता है गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है, जिसको P से हम लोग सूचित करते थे। और गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक ना। अगली पॉइंट कहती है गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को हम लोग वक्रता त्रिज्या बोलते थे। और गोलीय दर्पण में ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के नाम से जाना जाता है। अगली पॉइंट होती है गोलीय दर्पण के प्रकार की। गोलीय दर्पण के कुल 2 प्रकार होते हैं, अवतल और उत्तल। अब अवतल क्या होता है? अवतल दर्पण द्वारा प्रकाश का परावर्तन उसकी भीतरी सतह से होता है, जबकि उत्तल दर्पण द्वारा उसकी बाहरी सतह से होता है। ये पॉइंट के तौर पर आप याद रख सकते हैं। कहता है किसी अवतल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती है। और अगली पॉइंट है किसी उत्तल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद अपनी हुई प्रतीत होती है। अगली पॉइंट कहता है गोलीय दर्पण के ध्रुव से उसके फोकस की दूरी को उस दर्पण की फोकस दूरी कहा जाता है और इसे स्मॉल f से सूचित किया जाता है। कहता है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f और उसकी वक्रता त्रिज्या r की आधी होती है। कहने का मतलब गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। सूत्र के तौर पर आप देख सकते हैं f बराबर r/2, ये फॉर्मूला होता है और ये सिद्ध भी करना होता है f बराबर r/2। अगली पॉइंट की बात करूँ तो कहता है जब कोई किरण गोलीय दर्पण के फोकस की दिशा में आपतित होती है तो वह परावर्तन के बाद दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर निकलता है। और अगली पॉइंट कहता है जो किरण गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र की दिशा में दर्पण पर पड़ती है वह परावर्तन के बाद उसी पक्ष से लौट जाती है। पॉइंट के तौर पर याद रखिएगा। अगली पॉइंट कहता है अवतल दर्पण द्वारा वस्तु के वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। यानी अवतल दर्पण वस्तु का वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं, जबकि उत्तल दर्पण जो है ना केवल और केवल आभासी प्रतिबिंब बनाता है। पॉइंट पर याद रखिएगा आप, जो अवतल दर्पण में वस्तु का जो है ना वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, जबकि उत्तल दर्पण में सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं, आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। बात करते हैं अगले पॉइंट की, तो कहता है गोलीय दर्पण के लिए वस्तु दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v और फोकस दूरी f के बीच के संबंध को दर्पण सूत्र कहा जाता है। और दर्पण सूत्र जो है इस प्रकार से हम लोग कुछ लिखते हैं 1/v + 1/u = 1/f। जहाँ पर क्या है याद रखना है, वस्तु u, प्रतिबिंब v और फोकस f। अगली पॉइंट कहती है प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को गोलीय दर्पण का आवर्धन कहा जाता है और इसे स्मॉल m से सूचित किया जाता है। हम कह सकते हैं m = प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा वस्तु की ऊंचाई या m = h'/h। गोलीय दर्पण के लिए हम कह सकते हैं m = -v/u, ये फार्मूला होता है आवर्धन, अब याद रखिएगा। अब बात करते हैं अगली पॉइंट, कहता है आवर्धन m का ऋणात्मक मान बताता है कि प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष उल्टा बन रहा है, अर्थात प्रतिबिंब वास्तविक है और m का धनात्मक मान आभासी प्रतिबिंब इंगित करता है। तो इस प्रकार हमने कुछ मुख्य बातें जो थी इस चैप्टर से जुड़ी हुई, यानी प्रकाश के परावर्तन चैप्टर जुड़ी हुई, उसको जाना, समझा और पूरी वीडियो मैं इस चैप्टर का बना करके इस चैनल पर डाल चुका हूँ। आप उस वीडियो को देखिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उसके बाद आपको ये वीडियो कंप्लीट समझ में आ जाएगी। अगर नहीं समझ में आती है तो आप नीचे कमेंट में कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको कहाँ पर दिक्कत हो रहा है, तो मैं आपको कंप्लीट एक वीडियो और बना के तो गाइस उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इस तरीके से
क्लास 10th की साइंस सब्जेक्ट या फिर संस्कृत सब्जेक्ट की वीडियो पार्ट बाय पार्ट मिलता रहे। तो दोस्त, हम आपसे फिर मुलाकात करते हैं अगले पार्ट में या फिर अगले चैप्टर में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।